नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज की एक मीटिंग चल रही है, COP 29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 बाको अजरबैजान में। वहां एक रिपोर्ट रखी गई है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर। उसमें बताया गया है कि जो 40% कोरल रीफ्स हैं वो खत्म होने की कगार पे हैं। आज जानेंगे क्या होते हैं कोरल रीफ्स और उसके पीछे क्या कारण है जो वो खत्म होने की कगार पे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा, इस रिपोर्ट के अनुसार अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोरल रीफ्स पूरे तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जानते हैं कि कोरल रीफ्स होते क्या हैं। ये रिपोर्ट है IUCN की। अगर आप इस पिक्चर में देख पा रहे होगे तो एक ब्यूटीफुल एक सीनरी लाइक स्ट्रक्चर पिक्चर आपको दिख रही होगी। ये सारी चीजें पानी के नीचे हैं। आज रीजन जानेंगे कि ये कलरफुल भी क्यों है और कलरफुल क्यों नहीं रहते। कई बार कोरल बीचिंग पूरा व्हाइट हो जाता है ये स्ट्रक्चर, उस रीजन को भी जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कोरल रीफ्स होते क्या है। कोरल रीफ्स दो चीजों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एक उसमें प्लांट है और एक एनिमल है। कोरल पॉलिप्स ये तो है प्लांट, सॉरी एनिमल, और ये जूजेंथ्रा है, ये है प्लांट। जब ये दोनों मिलकर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेते हैं तो कोरल रीफ्स का जो स्ट्रक्चर है ये हमारे सामने निकल के आता है। लेकिन बात करते हैं पहले कोरल पॉलिप्स क्या होते हैं। ये एक टाइप का एनिमल है, ये ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और ये जो बाद में कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करता है। और जो जूजेंथ्रा है वो इसके ऊपर आकर बैठ जाता है क्योंकि इसको कार्बोनेट की जरूरत होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत होती है। जब ये उसके ऊपर आकर बैठ जाता है इस पूरे स्ट्रक्चर पर, तो ये एनिमल है, एल्गी है, सॉरी प्लांट है, एल्गी है, तो फोटोसिंथेसिस करेगी जिसकी हेल्प से इसको फूड प्रोवाइड होगा और ये कलरफुल स्ट्रक्चर आपको दिखाएगी। ऐसे बनता है कोरल रीफ्स। यानी जब कोरल पॉलिप्स और जूजेंथ्रा दोनों का रिलेशन हो जाता है तब कोरल रीफ्स बनता है। अब कोरल रीफ्स भी दो टाइप के हैं, हार्ड कोरल और सॉफ्ट कोरल। हार्ड कोरल वो होते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 रिलीज होता है और वह फिक्स स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। सॉफ्ट जो कोरल रीफ्स होते हैं उसमें CaCO3 तो रिलीज होता है लेकिन फिक्स स्ट्रक्चर नहीं बनता। हार्ड कोरल में वही स्ट्रक्चर 200-300 साल तक वही रहता है अगर कोई डिस्ट्रप्शन ना आए तो उसमें। लेकिन सॉफ्ट कोरल में ऐसा नहीं होता। मोस्टली जो कोरल रीफ्स हैं वो आपको ट्रॉपिक्स में मिलेंगे। यानी ट्रॉपिक्स का मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मिलेंगे। लेकिन लास्ट एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, यानी जो ब्रिटेन वाला रीजन है, वहां भी कोरल देखने को मिले थे। डीप सी कोरल बोला गया था उनको। इस पर भी कभी बात करेंगे, लेकिन जो आज रिपोर्ट है वो जान लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि उससे पहले जानना जरूरी है कि कोरल रीफ्स होते क्या है। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है कोरल रीफ्स बनाने के लिए। शैलो वाटर। अगर शैलो वाटर का मतलब आपको पता होगा, मतलब ये 200 मीटर डेप्थ से नीचे नहीं मिलते कभी भी। पानी की जो गहराई है उसमें 200 मीटर तक ही मिलेंगे, उसके नीचे नहीं मिलेंगे। क्लियर वाटर। क्लियर वाटर का मतलब है उसमें कोई डस्ट या मड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है ये वहां मिलते हैं जहां रिवर वगैरह का कोई रोल नहीं रहता। जैसे ये इंडिया है,
इंडिया की बात करें तो यहां जैसे गंगा आती है, सुंदरबन डेल्टा बनाती है। सुंदरबन डेल्टा में बहुत सारा डस्ट और मड रहता है, तो इसका मतलब यह है बे ऑफ बंगाल में कभी भी आपको कोरल रीफ्स देखने को नहीं मिलेंगे, एग्जैक्ट सुंदरबन डेल्टा के नीचे। जब लक्षद्वीप की बात करते हो तो यहां कोई नदी नहीं है जो डस्ट और मड लेके आए, इसलिए जो लक्षद्वीप है वहां कोरल रीफ्स आपको देखने को मिलते हैं। यह है रीजन क्लियर वाटर का। अगर क्लियर वाटर नहीं होगा उसका रीजन यह है कि जो वो डस्ट के जो मड पार्टिकल्स हैं वो उस कोरल पर बैठ जाएंगे, जिसकी वजह से जो एल्गी है वो एल्गी और कोरल का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। तो उनका रिलेशन नहीं बना तो जो कोरल रीफ्स है पूरा स्ट्रक्चर वो डेवलप ही नहीं होगा। इसलिए रिक्वायरमेंट रहती है कि क्लियर वाटर होना चाहिए। द नेक्स्ट है वार्म वाटर। वार्म वाटर का मतलब ये नहीं है कि 50 डिग्री सेल्सियस, नहीं, जो एवरेज टेम्परेचर है सी का 27 डिग्री एंड वहां उसके प्लस माइनस 3 और 5 लगभग 30 के अराउंड टेम्परेचर रहना चाहिए। अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो कोरल रीफ का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट है जो वो इतना प्रेशर और टेम्परेचर नहीं झेल पाएगी। दूसरा जो एल्गी है, जूस जेंथेला जिसको बोला जाता है, वो इतने हॉट वाटर में नहीं रह सकती। एक नॉर्मल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है। बात करते हैं आगे सलाइन फिल्ड वाटर। फ्रेश वाटर में कभी भी नहीं मिलेगी, फ्रेश वाटर में आपको कोरल कभी भी नहीं मिलेगी। रीजन, क्योंकि जो सलाइन वाटर होता है उसमें कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम का स्ट्रक्चर कैल्शियम से ही बनेगा। इस वजह से सलाइन फिल्ड वाटर, सलाइन वाटर में कैल्शियम होता है। ठीक है, बात करते हैं रिच सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट। अगर न्यूट्रिएंट की सप्लाई नहीं होगी तो वहां जो एनिमल और प्लांट जो पूरा किंगडम बन चुका है दोनों का, वो नहीं रहेगा, क्योंकि रहने के लिए वहां फूड चाहिए, फूड सप्लाई होनी चाहिए। फूड सप्लाई कहां से होगी? रिच सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट। अक्सर आपको पता हो जो कोरल रीफ्स हैं वो कहां मिलते हैं, मतलब ये जहां कोरल, जहां वार्म और कोल्ड वाटर दोनों आकर मिलते हैं वहां कोरल रीफ्स मिलते हैं। क्योंकि जो कोल्ड वाटर है वो न्यूट्रिएंट से रिच होता है और जो हॉट वाटर है वो दोनों को मिलाकर जो टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर देते हैं। इस वजह से जो कोल्ड और हॉट वाटर करंट है वो मिलते हैं, वहां कोरल रीफ ज्यादा मिलते हैं। बात करते हैं आगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। रेन फॉरेस्ट ऑफ सी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? अगर आपने एक पिक्चर देखी होगी रेन फॉरेस्ट ऑफ अर्थ, जो अर्थ पर है यानी जो लैंड पर है, इस पिक्चर में आप देखिए कि कितने सारे पेड़ पौधे हैं। वही सेम चीजें आपको यहां मिलेंगी, कितने सारे पेड़ हैं, छोटे छोटे जो एनिमल प्लांट्स वगैरह सारा जितने रहता है, यहां हर तरीके के आपको एनिमल मिल सकते हैं, छोटे भी बड़े भी। यहां भी वही है, फिश, छोटी फिश, बड़ी फिश, ठीक है, टॉर्टोइज, कछुए जो कहते हैं, सब हर प्रकार की चीजें यहां मिलती हैं, बड़ी मछलियां भी यहां मिलती हैं। इस वजह से इसको रेन फॉरेस्ट ऑफ सी बोला जाता है। इमेंस बायोडाइवर्सिटी है। आगे बात करते हैं, ये लगभग 1% पूरे जो ओशियन है उसका 1% ओशियन फ्लोर पर है, लेकिन 25% जो मरीन लाइफ है उसको सपोर्ट करता है। 1% एरिया 25% जो ओवरऑल मरीन लाइफ है उसको सपोर्ट कर देता है, इसलिए बेनिफिट है। बात करते हैं आगे। अब टाइप ऑफ कोरल रीफ्स, कितने टाइप का होता है कोरल रीफ? कोरल रीफ्स मेनली 3 टाइप्स का होता है, फ्रिंज रीफ, बैरियर रीफ और अटोल। फ्रिंज रीफ मतलब इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में देखोगे, देखो अगर आप इस पिक्चर में देखो तो यहां जो ये पूरा जो पहाड़ है, जो ये आइलैंड है, इसके साथ साथ लगती हुई आपको फ्रिंज रीफ डेवलप होती दिखेगी। फ्रिंज रीफ कोरल रीफ्स की इनिशियल स्टेज है, इस वजह से आपको ये इस आइलैंड के साथ साथ लगी लगी दिख रही है, ठीक है।
ये है। अब क्या होगा, अब जो नीचे वाली कोरल रीफ्स है वो तो डेड हो जाएगी और इसके ऊपर नई आना शुरू हो जाएगी। जो सेकंड स्टेज है वो इसका रूप इसके आगे ही बनता है, मतलब ये अब ये बनी हुई है। जब हम बात करेंगे अगली जो इसकी स्टेज है बैरियर रीफ, ये नीचे वाली डेड हो जाएगी और इसके ऊपर दूसरी आ जाएगी, यानी स्ट्रक्चर तो नीचे वाले का रहेगा और इसके ऊपर नई कोरल रीफ आ जाएगी जिसको हम बैरियर रीफ बोलेंगे। ये है बैरियर रीफ। अब आप देख पा रहे होगे ये आइलैंड था, इससे दूर जा चुकी है, ये इससे दूर है और बैरियर रीफ ही प्रॉपर डेवलप्ड होती है। अब ये डेवलप्ड कोरल रीफ्स बन चुकी है। सबसे बड़ी कोरल रीफ्स कहां है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पास है। अगर आपको ये चीज पता हो तो ऑस्ट्रेलिया के पास है सबसे बड़ी बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। ये ऑस्ट्रेलिया है जैसे और ईस्ट साइड है, यानी ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में जहां से इंटरनेशनल डेट लाइन पास होती है। बात करते हैं आगे अटोल। अब अटोल का है, अटोल बैरियर रीफ की एक्सटेंशन फॉर्म है। अब यहां से जो पहाड़ है वो गायब हो चुका है, जो आइलैंड है वो गायब है, क्योंकि उसने प्रेशर, इस बैरियर रीफ ने इतना प्रेशर बना दिया कि वो जो पूरा आइलैंड है वो नीचे पानी में चला गया, प्रेशर की वजह से पानी में डूब गया। अब ये जो रीफ है ये रह गई, इसको बोलेंगे अटोल। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना दिया इसने। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होगे तो ये रास्ता है और इस रास्ते के बीच में ये पानी भर गया जिसको बोला जाएगा लगून। कैल्शियम रिच वाटर होता है इस लगून में। क्यों? क्योंकि जो ये है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, यहां से जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो आता रहता है थोड़ा थोड़ा। लाइव एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल है पूरे अटोल हवाई में, रोज अटोल अमेरिकन समोआ में। अब बात करते हैं जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कि खत्म होने वाले क्यों हैं, क्या रीजन है। मैन मेड भी है और नेचुरल भी है। सबसे पहले बात करते हैं मैन मेड। अगर आप इस पिक्चर में देख पा रहे होगे टूरिज्म, अगर यही टूरिज्म कोरल रीफ्स के स्थान पर जाएगा तो वहां जो छोटे छोटे एनिमल, जो प्लांट्स हैं वो इफेक्ट होंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात एसिडिफिकेशन, जो केमिकल कंपोजिशन है ओशन वाटर की वो खराब हो जाएगी, जो CO2 लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी सी में तो CO2 लेवल ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों इंक्रीज हो जाएगी। अगर एसिडिफिकेशन से CO2 इंक्रीज हुआ और ऑक्सीजन नहीं रही ओशन में, तो जो पूरा जो मेरीन लाइफ है वो डेड हो जाएगी। उसमें कोरल रीफ्स भी आ गई, फिश भी आ गई और जो दूसरे एनिमल्स है वो भी आ गए। एंड तीसरा देखो आगे आप, तीसरा टेम्परेचर। मैंने आपको बताया टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा। जो एल्गी है वो कोरल को छोड़ के चली जाएगी, सिर्फ वहां कोरल रह जाएगा। ओवर फिशिंग, ये नेट बिछाकर पूरी फिशिंग करते हैं। जब ये नेट को खींच के लेके जाते हैं आगे तो इसमें कई बार जो कोरल का जो स्ट्रक्चर है वो भी आ जाता है और इस कोरल के स्ट्रक्चर आने के बाद जो उनका एक पूरा घर बना हुआ था वो टूट गया ऊपर से। तो टूटने के बाद वो जो एल्गी है वहां से छोड़ के चली जाती है। क्यों? उसको ये लगता है कि यहां अब खतरा बढ़ चुका है। एमिशन, एमिशन का मतलब है कार्बन एमिशन और रन ऑफ वाला एमिशन। एमिशन मतलब कार्बन एमिशन अगर इंक्रीज होगा, कार्बन एमिशन इंक्रीज हुआ जिससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस है वो बढ़ेगी।
इसके बढ़ने से जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, ग्रीन हाउस गैस मतलब CO2 इंक्रीज होगी, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होगा और CO2 इंक्रीज होगी, तो जो सी लेवल है वो भी तो इंक्रीज होगा, क्योंकि एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होंगे, फ्लड आएगी, और फ्लड आने की वजह से जो ओवरऑल सी लेवल है वो इंक्रीज होगा। अगर सी लेवल इंक्रीज हुआ तो जो कोरल रीफ्स है, क्योंकि उनकी भी एक डिमांड है कि वो शैलो वाटर में रहेंगे, अगर पानी इंक्रीज हो गया तो शैलो वाटर कहां रहा, जिसकी वजह से जो सारे कोरल है वो मर जाएंगे। ये इफेक्ट है। और रन ऑफ, डायरेक्ट रन ऑफ का मतलब है, अगर मान लो ये दो तरीके का रन ऑफ हो सकता है, एक फर्टिलाइजर बेस और दूसरा इंडस्ट्रियल बेस, दोनों इफेक्ट करते हैं। बताता हूं कैसे। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसमें तो डायरेक्ट केमिकल होते हैं, ठीक है, वो तो इफेक्ट करेगा। जो फर्टिलाइजर बेस वाला होता है, जो यानी एग्रीकल्चर बेस जो रन ऑफ होता है, उसमें फर्टिलाइजर्स होते हैं, यानी नाइट्रोजन प्लांट ज्यादा होते हैं, नाइट्रोजन बेस केमिकल्स न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन होता है। अब ये यूट्रोफिकेशन क्या है? यूट्रोफिकेशन का मतलब है एक्सट्रीम अमाउंट में फिश एल्गी डेवलप होना। अगर एक्सट्रीम अमाउंट में फिश और एल्गी आ गई, तो जो प्रोसेस है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड वो इंक्रीज होगी। दोबारा से जो ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होगी तो पानी में तो CO2 ज्यादा होगी, इसका मतलब ये कम होगी। ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है? हमें डिमांड है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अगर ये डिमांड अनस्टेबल होगी तो CO2 इंक्रीज होगी, और CO2 इंक्रीज होते हुए जो मरीन लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ये सारे जो थे ये थे मैनमेड बेस। अब नेचुरल में हम बात करेंगे वोल्केनो, वोल्केनिक इरप्शन। उससे क्या होगा? जो एवरेज टेम्परेचर है वो एकदम से इंक्रीज हो जाएगा पूरे वाटर का, सी वाटर का। एवरेज वाटर हुआ तो फिर से कोरल। अब सुनामी, जो साइक्लोन्स आते हैं, नेचुरल साइक्लोन्स भी तो हैं। मान गए कि आज के दिन क्लाइमेट चेंज की वजह से जो साइक्लोन है वो आ रहे हैं, लेकिन जो नेचुरल साइक्लोन्स आते थे पहले भी, उसकी वजह से, क्योंकि स्टेबल वाटर नहीं रहा, जो कोरल रीफ्स है वो स्टेबल वाटर में ही डेवलप होते हैं। अगर वहां से जो पानी है वो उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से जो उनका स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा। खराब होते ही क्या होगा? वो फिर कोरल ब्लीचिंग होगी। कोरल ब्लीचिंग भी बताऊंगा क्या होता है। अब बात करते हैं आगे। ये है लैंड बेस्ड पोल्यूशन जो कोरल रीफ्स को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। एक इसका एग्जांपल ये है माइनिंग, जो रिवर माइनिंग हम करते हैं। रिवर माइनिंग की वजह से जो डस्ट है वो इंक्रीज होती है, मड है, और उस मड की वजह से वो सारी मड सी वाटर में जाके गिरती है, और सी वाटर में जाते ही जो पूरा जो कोरल रीफ्स का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है। ये है थ्रेट्स टू कोरल रीफ्स। अब बात करते हैं कोरल ब्लीचिंग। इन सभी इफेक्ट की वजह से कोरल कैसी होगी? कोरल रीफ्स में जो स्ट्रक्चर होता है वो मैंने आपको बताया कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है कोरल पोलिप्स और जूजेंथला का। इस पूरे प्रोसेस के बाद, इस थ्रेड के जो प्रोसेस के बाद, जो कोरल ब्लीचिंग मतलब जो जूजेंथला है वो छोड़कर चली जाती है कोरल पोलिप्स को, यानी वो घर घर बना रह जाता है, लेकिन ये जो व्हाइट स्ट्रक्चर है ये पूरा रहता है। ये तो है कोरल पोलिप्स, क्योंकि ये कार्बोनेट रह गया, सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट रह गया। जो कलरफुल उसको दे रहा था जूजेंथला मतलब अलगी, वो तो नहीं रहा। नहीं रहा तो इसका मतलब क्या हो गया? जो फोटोसिंथेसिस नहीं रहा, इनको फूड नहीं है, अब ये सभी डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग होता है। अब बेनिफिट्स टू ह्यूमंस। ह्यूमंस के लिए क्या बेनिफिट है? जो सन क्रीम है, जो अक्सर गर्मियों में हम लगाते हैं सन क्रीम, वो इससे बनती है। दूसरा, अगर मरीन लाइफ ज्यादा होती है तो हमें जो सी फूड है वो यहां से मिल सकता है। टूरिज्म सेक्टर इंक्रीज हो सकता है, होटल इंडस्ट्रीज वो इंक्रीज हो सकती हैं। आपके विचार से क्या क्या और सॉल्यूशन है? ठीक है, एक ग्रीन इकोनॉमी है वो इससे डेवलप होती है। आप कमेंट में हमें रिप्लाई कीजिए कि ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है। ये था जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर, क्यों इफेक्ट होते हैं कोरल्स,
कोरल रीफ्स होते क्या हैं? नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको सॉल्यूशन की ट्राई करेंगे। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर, क्या क्या कोरल रीफ्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं, कैसे हम कोरल रीफ्स को बचा सकते हैं। थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर्डोर। धन्यवाद।